नमस्कार, मैं पवन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं खबरें अब तक में। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे सत्ता के उस गलियारे की जहां हाथी की सवारी छोड़ हाथ के साथ गए, अब नसीमुद्दीन साइकिल पर हो गए हैं सवार। साथ ही बात करेंगे संसद के महायुद्ध की। इसके अलावा आज हमारी नजर रहेगी समंदर के किनारे मुंबई में सजी उस दोस्ती की महफिल पर जहां पीएम मोदी और उनके दोस्त मैक्रो ने मिलकर पटकथा लिख दी है। और आखिर में बात करेंगे सोशल मीडिया की, उस अंधेरी दुनिया की जहां रील और स्वेग के चक्कर में युवा गैंगस्टर बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से समझने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुंबई में मिले पीएम मोदी और फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रो, लोक भवन में की द्विपक्षीय बैठक। चेक पोस्ट पर उड़ा दी बारूद से भरी गाड़ी, पाक में विद्रोहियों के हमले में 11 जवानों की हुई मौत। सीएम योगी का बड़ा तोहफा, आंगनवाड़ी सहायिका का मानदेय बढ़ाया जाएगा। राहुल गांधी के खिलाफ केस खारिज, कर्नाटक हाई कोर्ट से मानहानि मामले में मिली बड़ी राहत। तारिक रहमान बने बांग्लादेश के पीएम, एनसीपी सांसदों ने किया शपथ ग्रहण का बहिष्कार। पंचकुला में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में सड़कों पर उतरे युवा। असम के सीएम हिमंता पर बेंगलुरु में एफआईआर, सोशल मीडिया पर हटे कंटेंट का आरोप। गुजरात की 6 अदालतों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया परिसर। ऑल टाइम हाई से 1,90,000 सस्ती हुई चांदी, 1,51,468 पर 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। मामूली बढ़त के बाद बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 174 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,700 के पार। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करेंगे आज के पहले और खास मुद्दे के बारे में। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों गजब की हलचल मची हुई है। लखनऊ के सियासी गलियारे में एक ही नाम गूंजा है और वो है नसीमुद्दीन सिद्दीकी का। जी हां, कभी मायावती के दाएं हाथ और बीएसपी के मिनी मुख्यमंत्री कहे जाने वाले नसीमुद्दीन ने अब आधिकारिक तौर पर लाल टोपी पहन ली है। अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने जिस तरह अपने भारी भरकम लाव लश्कर और पूर्व विधायकों की फौज के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थामा, उसने सूबे के सियासी समीकरणों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। बीएसपी में लंबे समय तक उपेक्षा का दंश झेलने के बाद नसीमुद्दीन का ये कदम 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा के लिए एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। आपको बता दें, नसीमुद्दीन सिद्दीकी कोई मामूली नाम नहीं है। ये वही शख्स हैं जो 2007 से 2012 के बीच मायावती सरकार में 18 मंत्रालय संभालते थे। बांदा की गलियों से निकलकर सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाले नसीमुद्दीन को बसपा का सबसे बड़ा फंड मैनेजर और संगठन का चाणक्य माना जाता था। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी में क्यों लिया। कहा जा रहा है कि इसके पीछे मिशन मुस्लिम और मैनेजमेंट स्किल्स का दोहरा दाव है। सपा को बखूबी पता है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने के लिए सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, बल्कि तगड़े फंड और संसाधनों की जरूरत होगी। नसीमुद्दीन इसी मैनेजमेंट के उस्ताद माने जाते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प चर्चा तो आजम खान को लेकर हो रही है। जी हां, सवाल उठ रहे हैं कि क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा में आजम खान की जगह ले पाएंगे। आपको बताते चलें, आजम खान सपा के संस्थापक सदस्य हैं और उनका सियासी कद किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मुकदमों और जेल की वजह से आजम खान की सक्रियता कम जरूर हुई है, लेकिन मुस्लिम समाज में उनकी जो पकड़ है उसकी बराबरी करना नसीमुद्दीन के लिए टेढ़ी खीर साबित होगी। नसीमुद्दीन भले ही आजम खान की तरह आक्रामक वक्ता ना हो, लेकिन उनके स्वभाव में जो विनम्रता और लचीलापन है वह उन्हें एक अलग तरह का नेता बनाता है। वे टकराव के बजाय तालमेल में यकीन रखते हैं। ऐसे में वे आजम खान के विकल्प नहीं बल्कि सपा के लिए एक नए मुस्लिम पावर सेंटर के रूप में उभर सकते हैं। वहीं आजम खान से बाबरी की बात पर सुनिए नसीमुद्दीन का क्या कुछ कहना था। सपा आजम खान साहब जेल में थे, मुस्लिम चेहरे की कमी को फेस कर रही थी, अब आपको लाया गया है, ओवैसी से मुकाबला करने की स्ट्रेटेजी क्या होगी? लालू यादव जी इतने दिन जेल में रहे तो आज हमारे बड़े भाई
अगर आजम खान साहब जेल में हैं, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। जब तक सरकार नहीं बनती तब लड़ेंगे, सरकार बनने के बाद सरकार से और कोर्ट से उनकी मदद कराएंगे। ओवैसी साहब के लिए क्या प्लान बनाया है, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। आजम खान साहब से आप जेल में मिलने जाएंगे? जी आजम खान साहब से मिलने जाएंगे? हाँ, जाऊंगा। कहा जा रहा है आजम खान की जगह पे आपको समाजवादी पार्टी में देखा जा रहा है, क्या ऑप्शन कह सकते हैं हम कि कहीं ना कहीं जो जगह खाली थी मुस्लिम चेहरे को लेकर आप उसको भरने का काम करेंगे? ना तो वो जगह खाली हुई है, आजम खान साहब वहीं पर हैं। जेल जाने का मतलब ये नहीं कि खाली हुई है। दूसरी चीज, नसीमुद्दीन सिद्दीकी की वो हैसियत नहीं कि आजम खान साहब की जगह ले ले। कितने लोग वो आजम खान है। नसीमुद्दीन, और मैं दिल से बात कर रहा हूँ। आजम खान साहब मुझसे 12-14 साल उम्र में बड़े हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझसे पहले MLA बने, मुझसे पहले मिनिस्टर बने, उनका एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा है। कहाँ मेरी बराबरी कर रहे हैं उनसे भाई? मेरे बड़े थे, बड़े हैं, बड़े रहेंगे। वहीं अखिलेश यादव के लिए नसीमुद्दीन की एंट्री ओबीसी और चंद्रशेखर आजाद जैसे फैक्टर्स को कमजोर करने का भी एक तरीका है। सपा नहीं चाहती कि सूबे का 18-20% मुस्लिम वोट बैंक कहीं भी बिखरे। पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर बुंदेलखंड तक नसीमुद्दीन की अपनी एक अलग पकड़ है, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। साथ ही नसीमुद्दीन के बेटे अफजल सिद्दीकी को भी सियासी तौर पर सेट करना अखिलेश के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। वहीं नसीमुद्दीन ने सपा में आते ही पीडीए के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि वे अखिलेश की नीतियों से प्रभावित होकर आए हैं। हालांकि सियासी गलियारों में चर्चा है कि उनकी नजर आने वाले समय में राज्यसभा की खाली होने वाली सीटों पर टिकी है। अब देखना होगा कि जो नसीमुद्दीन कभी बसपा के सुपर बॉस हुआ करते थे, वो समाजवादी कुनबे में खुद को कैसे ढालते हैं। क्या वो वाकई सपा के लिए वो जादुई चिराग साबित होंगे जो मुस्लिम वोटों को एकजुट करेगा और चुनाव के लिए फंड का इंतजाम करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस को एक बड़ा झटका देकर और बसपा के पुराने वफादारों को साथ लेकर नसीमुद्दीन ने अपनी नई पारी का आगाज तो धमाकेदार किया है। अब गेंद अखिलेश यादव के पाले में है कि वो नसीमुद्दीन पर कितना ध्यान देते हैं और उनके भारी भरकम लाव लश्कर का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने में कैसे करते हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि ये साइकिल और सिद्दीकी की जुगलबंदी उत्तर प्रदेश की सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा पाएगी या नहीं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगी अगले मुद्दे की तरफ। लोकसभा का ये बजट सत्र था या किसी हाई वोल्टेज थ्रिलर फिल्म का क्लाइमेक्स? यकीन मानिए, संसद के भीतर जो हुआ उसने भारतीय राजनीति के सारे पुराने ढर्रे तोड़ कर रख दिए। एक तरफ सरकार बजट के आंकड़े और विकास के दावों की ढाल लेकर खड़ी थी, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी फुल ऑन अटैक मोड में थे। राहुल ने इस बार वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद सत्ता पक्ष को कभी नहीं थी। जी हां, उन्होंने बजट सत्र के मंच को अपनी राजनीति के कुरुक्षेत्र में बदल दिया। बजट पर चर्चा होनी थी, लेकिन राहुल गांधी ने चीन सीमा विवाद, जनरल रणवे की वो किताब जिसका प्रकाशन सस्पेंस में है, और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील जैसे मुद्दों की ऐसी झड़ी लगाई कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज मंत्रियों को डिफेंसिव होना पड़ गया। राहुल गांधी का ये अंदाज वाकई हैरान करने वाला था। उन्होंने संसद में खड़े होकर सीधे सीधे देश बेच देने जैसे संगीन आरोप प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर लगा दिए। अब सत्ता पक्ष ने उन्हें घेरने की कोशिश की तो उन्होंने एप्स्टीन फाइल का जिन बाहर निकाल दिया और केंद्रीय हरदीप पुरी का नाम उछाल दिया। माहौल इतना गर्माया कि हरदीप पुरी को आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सफाई देनी पड़ गई कि भाई मुलाकातें तो हुई थी लेकिन वो सिर्फ प्रोफेशनल थीं। लेकिन राहुल कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने तो जैसे कसम खा रखी थी कि इस बार वो एजेंडा सेट करके और सरकार सिर्फ उस पर रिएक्ट करेगी। आलम यह था कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राजनाथ सिंह तक सबके सब राहुल की बातों को खारिज करने में जुटे रहे, लेकिन राहुल का बार अभी भी जारी रहा। दिलचस्प बात देखिए, एक तरफ किरेन रिजिजू विशेषाधिकार हनन के नोटिस की बात कर रहे थे तो दूसरी तरफ निशिकांत दुबे राहुल की सदस्यता खत्म करने और आजीवन चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगवाने का मुद्दा ले आए।
लेकिन राहुल गांधी के तेवर देखिए, वो साफ कह रहे हैं कि 30-32 केस पहले से हैं, एक एफआईआर और सही, मैं डरने वाला नहीं। उन्होंने अपनी इस पूरी लड़ाई को चालाकी से किसानों के हिस्से जोड़ दिया। संसद परिसर में किसान नेताओं के साथ उनकी बैठकें और अमेरिका के साथ ट्रेड डील को किसान विरोधी बताना, ये साफ इशारा है कि राहुल अब सड़क से लेकर संसद तक एक बड़ा नैरेटिव गढ़ रहे हैं। हालांकि संसद के भीतर का ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। विपक्ष ने तो सीधे स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस थमा दिया, जिसके बाद स्पीकर साहब ने आसन से दूरी बना ली। स्थिति यह हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ राज्यसभा में बोलने का मौका मिला। लोकसभा में तो शोर शराबे और हंगामे ने सब कुछ ठप कर दिया था। राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्सों को भले ही रिकॉर्डिंग से हटा दिया गया हो, लेकिन जो मैसेज उन्हें जनता तक पहुंचाना था वो शायद पहुंच चुका है। देखा जाए तो इस बार राहुल गांधी का वर्जन 2.0 कुछ अलग ही खेल कर रहा है। वो प्रसंग की परवाह किए बिना अपनी बात रख रहे हैं और सरकार को मजबूर कर रहे हैं कि वो उन्हें उठाए सवालों पर सफाई दे। क्या वाकई अब बीजेपी सिर्फ राहुल के सेट किए हुए एजेंडे पर रिएक्ट करने वाली पार्टी बन गई है? ये सवाल अब राजनीतिक गलियारों में पूरी शिद्दत से तैर रहा है। राहुल ने साफ कर दिया है कि हनन नोटिस आए या जेल की सलाखें, वो अन्नदाताओं को देश की खाद्य सुरक्षा के नाम पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बजट सत्र ने ये तो साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में जंग और भी तीखी होने वाली है। सरकार जहां राहुल गांधी को कानूनी और संसदीय दांवपेचों में उलझाने की कोशिश कर रही है, वहीं राहुल गांधी डर को किनारे रखकर मोर्चे पर टकराने को तैयार बैठे हैं। अब देखना यह होगा कि निशिकांत दुबे का वो मोशन क्या रंग लाता है और क्या वाकई राहुल गांधी का यह आक्रामक अंदाज 2027 की सियासी जमीन तैयार कर पाएगा। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें जब एक मंच पर आती हैं तो पूरी दुनिया की नजरें वहीं टिक जाती हैं। समंदर किनारे माया नगरी मुंबई में इस वक्त कुछ ऐसा ही मंजर है जिसकी धमक शरद पार पाकिस्तान से लेकर 7 समंदर पार तक सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास दोस्त और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो अपनी पत्नी के साथ 3 दिन के भारत दौरे पर मुंबई की धरती पर कदम रख चुके हैं। एयरपोर्ट पर खुद महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया और अब पूरा देश इस डील का गवाह बन रहा है कि ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि भारत और फ्रांस की अटूट दोस्ती का वो नया अध्याय है जो आने वाले दशकों की किस्मत लिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद दिल्ली से मुंबई पहुंचे ताकि अपने दोस्त मैक्रो का स्वागत कर सकें। लोक भवन में दोनों नेताओं के बीच हुई यह मुलाकात रणनीतिक साझेदारी को उस ऊंचाई पर ले गई जहां से भारत की सैन्य और तकनीकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। आपको बता दें, मैक्रो की ये 4थी बार यात्रा है, लेकिन पहली बार वो मुंबई के मेहमान बने हैं। उनके साथ व्यापार, संस्कृति और डिजिटल जगत के दिग्गजों की पूरी फौज आई है जो भारत के साथ मिलकर भविष्य का रोड मैप तैयार कर रही है। इस दौर का सबसे बड़ा पहलू रक्षा क्षेत्र में होने वाली मेगा डील है। जिस राइफल ने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मनों के पसीने छुड़ा दिए, अब उसी राइफल की अगली और सबसे बड़ी खेप का रास्ता साफ हो गया है। जी हां, भारत और फ्रांस के बीच पिछले 1 दशक की सबसे बड़ी डिफेंस डील पर फाइनल मोहर लग चुकी है। ये जेट भारतीय वायुसेना को ऐसी ताकत दे रहे हैं जिससे इसे कोई भेद नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच पुरानी रक्षा समझौतों को अगले 10 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें, ये यात्रा सिर्फ लड़ाकू विमानों तक सीमित नहीं है। भारत की मेजबानी में हो रहे एआई समिट ने यह साफ कर दिया है कि दुनिया की तरक्की का रास्ता अब नई दिल्ली और पेरिस के डिजिटल सहयोग से होकर गुजरता है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद माइक्रो के पोस्ट को साझा करते हुए ये भरोसा दिलाया है कि ये चर्चा वैश्विक प्रगति में मील का पत्थर साबित हो रही है। देखा जाए तो मुंबई से शुरू हुई ये 3 दिनों का सफर नई दिल्ली में जाकर खत्म हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सालों तक सुनाई देती रहेगी। माइक्रो का ये दौरा भारत की वैश्विक साख और मोदी माइक्रो की केमिस्ट्री का वो ट्रेलर है जिसने चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है।
चाहे वो समंदर की सुरक्षा हो या आसमान की जंग, फ्रांस का मोड़ पर भारत के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ये साझेदारी अब केवल दो देशों का रिश्ता नहीं बल्कि एक सुरक्षित और विकसित भविष्य की गारंटी बन गई है। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। सोशल मीडिया पर रील और सोए का खुमार किस कदर युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है, इसकी एक खौफनाक बागनी हाल ही में मुंबई में देखने को मिली। फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग करने वाले 7 लोगों को पुलिस ने दबोच लिया और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इनमें से ज्यादातर की उम्र महज 20 से 21 साल की है। ये वो उम्र है जब हाथ में डिग्री और आंखों में कैरियर के सपने होने चाहिए, लेकिन इन लड़कों के हाथ में तमंचे और दिमाग में गैंगस्टर बनने का कीड़ा है। मुंबई पुलिस की पूछताछ में जो सच निकल कर सामने आया है वो आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये लड़के किसी पुरानी रंजिश या प्रोफेशनल दुश्मनी की वजह से अपराधी नहीं बने, बल्कि सोशल मीडिया पर दिखने वाले झूठे गैंगस्टर स्वेग को देखकर इस दलदल में कूद पड़े। मुंबई पुलिस की माने तो पुराने जमाने के अंडरवर्ल्ड और आज के नए गैंगस्टर में जमीन आसमान का फर्क है। पहले के अपराधी गुमनामी में रहकर चोरी छिपे वारदातों को अंजाम देते थे, उन्हें पुलिस की नजर से बचना होता था। लेकिन आज का दौर बदल चुका है। आज के अपराधी, खासकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग जैसे गुर्गे, खुद को छिपाते नहीं बल्कि अपनी मौजूदगी का ढिंडोरा पीटते हैं। उन्हें वारदात के बाद भागने से ज्यादा चिंता इस बात की रहती है कि उनकी रील बनी या नहीं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर खुलेआम धमकियां देना, रंगदारी के वीडियो डालना और फिरौती की जिम्मेदारी लेना, इनका ये नया स्टाइल है। इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपराध को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैला दिया है। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को गैंग में भर्ती होने के ऑफर दिए जा रहे हैं। गिरोह की नज़र उन लड़कों पर होती है जो या तो बहुत गरीब हैं या टूटे हुए परिवारों से आते हैं। उन्हें कनाडा जाने का सपना दिखाया जाता है, बेहतर जिंदगी का वायदा किया जाता है और बदले में भारत में गोली चलाने का काम थमा दिया जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि जब कोई गैंग किसी अपराध की जिम्मेदारी लेता है तो इस पोस्ट पर हजारों लाइक्स और कमेंट आते हैं। पंजाब पुलिस ने अब तक ऐसे 6000 से ज्यादा अकाउंट को ब्लॉक कराया है जो अपराधियों का महिमा मंडल कर रहे थे। देखा जाए तो जिस उम्र में खुद का भविष्य बनाना चाहिए, उस उम्र में ये लड़के अपनी और अपने परिवार की खुशियों पर खुद ही फायरिंग कर रहे हैं। ये महज एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि कैसे सोशल मीडिया अब अपराध की नई यूनिवर्सिटी बनता जा रहा है। तो आज खबरें अब तक में आपने देखा कि कैसे सियासत में नजमुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री ने 2027 के लिए नए समीकरण गढ़ दिए हैं, तो वहीं संसद में राहुल गांधी के आक्रामक तेवरों ने परेशानी बढ़ा दी है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों और उनके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। नमस्कार।